बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जहां वज़ीज़ और आप देख रहे हैं सवेरा न्यूज़ नेटवर्क। हमारा प्रोग्राम आज के मेहमान में हमारे साथ ज़िला टोबा की तहसील पीर महल की एक सियासी और समाजी शख्सियत मियां अल्लाह बख्श ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई सीनियर नायब सदर जनाब मेजर रिटायर्ड अहमद नवाज़ साहब मौजूद होंगे। आज के प्रोग्राम में हम उनसे उनकी बॉडी की सियासी कारकर्दगी और इसके अलावा मियां अल्लाह बख्श ट्रस्ट के हवाले से मुकम्मल मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको सवेरा न्यूज़ नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम आपसे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहेंगे, उसके बारे में तफसील से बताइए। मेरे वालिद साहब मियां अल्लाह बख्श ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 1951 में चीफ़ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे। उस ज़माने में पूरे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का एक ही चीफ़ कंजर्वेटर होता था। 1951 में रिटायर हुए। उसके बाद यहाँ उनकी ज़मीनें थी, इधर आ गए पीर महल ये बाराचक में, और बाकी उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहीं गुजारी और यहीं पर उन्होंने ये ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया, मियां अल्लाह बख्श ट्रस्ट 1967 में। उस वक़्त से लेकर अब तक ये ट्रस्ट चल रहा है। मैं आर्मी में चला गया, मेरे और भाई जो थे आर्म फोर्सेस में थे, और ये जो हमारा बैकग्राउंड है कि हम बेसिकली ज़मींदार हैं या हमने मुलाजमतें की हैं, और अब मैं पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेता हूँ, बिज़नेस भी है और ट्रस्ट भी हम चला रहे हैं अवाम गरीब लोगों की खिदमत के लिए। और गरीब लोगों को हम काफ़ी इसमें अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जो हमारा ट्रस्ट चल रहा है, फ्री मेडिसिन्स अगर सालाना एवरेज ली जाए, डेली एवरेज सालाना बेसिस के ऊपर, तो 300 से ज़्यादा मरीज़ रोज़ाना फ्री दवाई लेकर जाते हैं। ये बहुत बड़ी खिदमत है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है। इसके अलावा कोविड जब ये पिछले साल 2020 में शुरू हुआ था, तो हमने बेतहाशा देहातों में गरीब लोगों को हमने राशन तकसीम किए थे, और एक महीने से ज़्यादा का हमने राशन एक फैमिली के लिए तकसीम किया। अब हम एक बड़ा हस्पताल बना रहे हैं, 26 कनाल 14 मरले पर है, इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपने देखा भी होगा। उसमें बेसिकली 4 शोबे होंगे। लेबॉरेटरी बेसमेंट में होगी, जिसमें शुरू में तो हम ब्लड टेस्ट और ये एक्सरे वगैरह का होगा। बाद में जैसे वक्त गुजरेगा अल्ट्रासाउंड भी लाएंगे हम, सीटी स्कैन भी लाएंगे, MRI भी लाएंगे, और ये गरीब लोगों के लिए फ्री होगा। उसके बाद गायनी का है, जच्चा बच्चा डिलीवरी का, इंशाल्लाह वो भी गरीब लोगों के लिए फ्री होगा। वो फर्स्ट फ्लोर पर होगा। सेकंड फ्लोर पर आइज़ का होगा, पूरा आइज़ का ऑपरेशन होगा बाकायदा, यानी कि उसमें लेंस लगाने तक हर चीज़ इंशाल्लाह ताला फ्री होगी। तो जो अभी हम बिल्डिंग बना रहे हैं, पहली बिल्डिंग जो हमारी बन रही है, वो 4 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। 45,665 स्क्वायर फुट उसका कवर्ड एरिया है। और ये ज़्यादा तो हमारी अपनी फैमिली, जिसमें मैं हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ रिश्तेदार मेरे यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे हैं, कुछ UK में बैठे हैं, कुछ यहाँ पाकिस्तान में हैं। हम सब मिलकर इसकी फंडिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा पब्लिक के भी कुछ लोग हैं जो इसमें अपना चंदा देते हैं। तो दुआ करें कि ये शायद ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा है, जनवरी फरवरी तक इसको ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करने का उम्मीद है, और फिर उसके बाद हम इसकी फिनिशिंग करके और फिर अगले साल के तकरीबन एंड तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। सर, इसके अलावा आप समाजी खिदमात तो सर अंजाम दे रहे हैं, इसके अलावा सियासत के साथ भी आपका ताल्लुक़ है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला टोबा के सीनियर नायब सदर में शुमार होते हैं। तो आप ये बताइए कि आपका सियासत में आने का मशवरा आपको किसने दिया? और फ़ौज और सियासत तो बिल्कुल ही एक अलहदा चीज़ है, तो आप सियासत में क्या अपने आप को कन्वीनियंट फील कर रहे हैं? ये जो आपने कहा ना कि फ़ौज और सियासत एक अलग चीज़ है। हाँ, जब तक इंसान सर्विस करता है फ़ौज में, तो फिर फ़ौजी है, और उसका काम है कि वह फ़ौज के साथ ही ताल्लुक़ रखे, फिर सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। फ़ौज से रिटायर होने के बाद तो फिर आप एक सिटीज़न हैं जी, आपको अख्तियार है, आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। अगर आप
पब्लिक की, आवाम की खिदमत कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अब मेरे पास लोग आते हैं, उनके मुख्तलिफ काम होते हैं, मैं उनके साथ जाता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ। अफसरान जो होते हैं उनके पास जाते हैं, उनके मसले हल करवाते हैं। जी जी। तो ये पॉलिटिक्स यही है, क्योंकि पॉलिटिक्स लोग समझते हैं जो इलेक्शन लड़ेगा वही पॉलिटिक्स है। मैं इलेक्शन भी लड़ता रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का 2 दफ़ा मेंबर बना हूँ। बात पुरानी है, 1983 में मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना, 1987 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना। फिर बाद में मैंने कुछ मेरे अपने मामलात थे जिसकी वजह से कुछ मैंने ब्रेक ले ली, आप समझ लें कि इससे। लेकिन फिर दोबारा मैं वापस आया हूँ और दोबारा फिर मैं ले रहा हूँ। मैं पीटीआई में 2008 में मैंने ज्वाइन किया था। जिस वक्त पीटीआई को आम लोग कहते थे जी ये टांगा पार्टी है कि उसके पास एक टांगे जितनी सवारियां नहीं हैं। और पीर महल में हम सिर्फ 15 बंदे थे जिन्होंने पहली मीटिंग की पीर महल शहर में, और वो पूरे तहसील पीर महल की मीटिंग थी। और उस वक्त मेरे साथी कहते थे मेजर साहब ये क्या आप कर रहे हैं, ये कैसी सियासत कर रहे हैं, इस पार्टी का तो नाम भी नहीं है। लेकिन मेरा विजन कुछ और था। मैं इमरान खान को देखता था, हमें एक अच्छा दयानतदार और एक जुर्रत वाला हमें लीडर चाहिए था। ये जो बड़ी ताकतें हैं ना, ये अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, यूरोप हो गया, इनको आगे जवाब दे सकें। आज तक अगर हमारे जोड़ों में कोई बैठा ना इस मुल्क के, तो ये अमेरिका, बरतानिया और ये यूरोप ये हैं। ये आस्तीन के सांप रहे हैं। हमारे साथ शुरू से इन्होंने तावन करने को कहा, लेकिन हर जगह पे इन्होंने हमें धोखा दिया और हम इनसे धोखा खाते रहे। इमरान खान पहला लीडर है जिसने जवाब दे दिया। अमेरिका ने अड्डे मांगे, उसने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, नहीं दूंगा। सही किया। हम किसी की जान क्यों लड़ें? वो यहाँ बैठकर बमबारी करना चाहते हैं अफगानिस्तान में, ताकि वो यहाँ फिर दहशतगर्दी करें। बड़ी मुश्किल से हमारी फौज ने कंट्रोल की है। तो मेरा मकसद ये था कि मैं एक अच्छा लीडर उसके साथ मिलूं। मुझे पता है मैंने एक बड़ा अच्छा वक्त देखा है। जो मेरी एज के लोग हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छा वक्त देखा है। अब कोई 25-30 साल से वो वक्त सारा ख़राब हो गया। पहले तो ढूंढना पड़ता था कि जी पता नहीं कितने इलाके में पता चलता था जी फलां बंदा रिश्वत लेता है। अब ढूंढना पड़ता है कि रिश्वत कौन नहीं लेता। हर बंदा रिश्वत मांग रहा है, और इसमें भी मुआशरे का कसूर है। हम खुद पैसे जाके देने को तैयार हुए होते, मुआशरा बिगड़ गया। तो मैंने सोचा कि भाई मैं मुआशरे को तो तब्दील नहीं कर सकता, हिस्सा अपना ज़रूर डाल सकता हूँ। इसलिए मैंने पीटीआई ज्वाइन की। मैं तहसील पीर महल का फाउंडर मेंबर हूँ, पहला शख्स हूँ जिसने यहाँ पर ईंट रखी पीटीआई की। उसके बाद फिर मैंने हर जगह मैंने पार्टिसिपेट किया। कहीं धरना था, जलसा था, जुलूस थी, रैली थी, लॉकडाउन थे, मीटिंग्स थी, हर जगह हम लोग गए। हमने अपना वक्त दिया, अपना पैसा लगाया, ताकि एक अच्छा शख्स जो है उसको हुकूमत मिल जाए। मैं इससे पहले डिस्ट्रिक्ट का जब पीटीआई अपोजिशन में थी, उस वक़्त मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रहा हूँ पूरे टोबे का। 4 तहसीलें हैं हमारे टोबे की, और चारों तहसीलों को मैं इकट्ठे करके लेके जाता था। और लोग कहते थे यार टोबे से बड़ी रैली आई है, हर जगह हम पहुँचते थे। अफसोस की बात है कि बाद में जब इक़्तिदार आया तो मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। मैं तो बनना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि मेजर साहब आप इन रहें, आपने खिदमत के जज्बे से ये काम करना है, आपने छोड़ के बैठना नहीं है। बीच में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं पार्टी में जो यस मैन मांगते हैं, तो मैं यस मैन नहीं हूँ। मैं सच को सच बोलता हूँ, झूठ को झूठ बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो बीच में हैं ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी थी, टिकट उनको मिल गए, हमने उनको भी सपोर्ट किया। तो फिर उनको नहीं अच्छा लगा कि ये तो यस मैन नहीं है, उन्होंने कहा यार ये तो आगे आना ही नहीं चाहिए। तो बहरहाल ये तो यहाँ तक बात। लेकिन मैंने 2018 के एमपीए के टिकट के लिए अप्लाई किया, पार्टी ने नहीं दिया, कोई बात नहीं। मैंने फिर भी एमपीए को भी भरपूर सपोर्ट किया, एमएनए को भी भरपूर सपोर्ट किया। और अब मैं सोचता हूँ कि मैं तहसील चेयरमैनी का इलेक्शन में लड़ना चाहता हूँ, मेरा हक बनता है। मैंने 2008 से खिदमत की है इस पार्टी की। वफादारी 2 तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती।
लोग कहते हैं जी वर्कर को वफादार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, पार्टी को भी वफादारी करनी चाहिए, वरना एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती। हर बंदा अगर कोई काम करता है तो उसका सिला भी मांगता है। बिल्कुल है। हम पार्टी से पैसा नहीं मांगते, पार्टी से हम कोई ओहदे नहीं मांग रहे, हम अपने खुद अपने पाँव पे खड़े होके हम काम कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं। तो अगर, और कल को मैं उम्मीदवार हूँ तहसील चेयरमैनी का, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं मशहूर हूँगा पार्टी का, और अगर पार्टी टिकट मुझे नहीं देती तो मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊँगा कि 2008 से लेकर आज तक मैं पार्टी की खिदमत कर रहा हूँ, और कोई लुकी छुकी बात नहीं है। पूरे ज़िले में मुझे लोग जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। जितने सियासतदान हैं सारे जानते हैं, आम पब्लिक जानती है। गोजरा एक सिरे पर है, कमालिया दूसरे सिरे पर है ज़िले के, सब जानते हैं मेजर अहमद नवाज़ कौन है, इसकी कितनी खिदमत है। फिर भी अगर मुझे पार्टी टिकट ना दे तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा, फिर मेरे दोस्त इकट्ठे होंगे, फिर उनसे देखेंगे, बात करेंगे, फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। सारी ज़िंदगी जो है ना वो खिदमत नहीं हो सकती, ये दोनों तरफ से बात चलती है वफादारी की। पार्टी भी वफादारी करे वर्कर के साथ, अगर पार्टी वफादारी वर्कर के साथ नहीं करेगी तो वर्कर छोड़ जाएगा, फिर वो अपना फैसला खुद करेगा। जहाँ तक तहसील चेयरमैनी की बात है, मैं कोई इक़्तिदार का भूखा नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुझे घर बैठे अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी हुई है। पूरे ज़िले में हर बंदा मुझे जानता है, और मेरे बारे में मेरे मुखालिफ, सियासी मुखालिफ, दुश्मन तो मेरा है कोई, अल्लाह का शुक्र है। मैं ये मुकदमेबाजी में पढ़ता ही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। लेकिन जो सियासी मुखालिफ होते हैं वो भी कहेंगे, कोई किसी से पूछ के कहेंगे, मेजर अहमद नवाज़ के बारे में अगर पूछेंगे तो वो कहेंगे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, क्लीन आदमी है, कभी गलत बात के पीछे नहीं जाता। मैंने आज तक कभी किसी चोर का को सपोर्ट नहीं किया, किसी डाकू को सपोर्ट नहीं किया, किसी बेईमान बंदे को सपोर्ट नहीं किया। अगर सपोर्ट करता हूँ तो उनको करता हूँ जिनका हक होता है, जिनके साथ ज़्यादती हो रही होती है। तो मैं अगर अल्लाह ताला ने मुझे तहसील चेयरमैन बनने का मौका दिया तो मैं कौम से वादा करता हूँ, और ये खोखला वादा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं पीर महल तहसील को रियासत मदीना की तरह चला के दिखाऊंगा, और ये खोखला वादा नहीं है। लोग बहुत कुछ कह जाते हैं लेकिन जब करने का वक्त आता है तो फिर वो नहीं करते। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एक जो 2-4 मिसालें देता हूँ। अभी हमारे जो करप्शन है हमारे मुआशरे, ये करप्शन क्या है, जितने महकमे हैं सब रिश्वत खाते हैं, जब तक कोई रिश्वत नहीं देता उसका काम नहीं होता। अब इसकी असल वजह क्या है, किसी अफसर के ऊपर कोई टाइम लिमिट है ही नहीं। जब टाइम लिमिट ही नहीं है, उसकी मर्जी है, अख्तियार तो उसके पास है, वो उसको 1 महीना रोले, 2 महीने रोले, 6 महीने रोले, साल रोलता रहे, 2 साल रोलता रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लोग मजबूर हो जाते हैं रिश्वत देने पर। तो मैं एक टाइम लिमिट मुकर्रर करूंगा, और टाइम लिमिट जो मुकर्रर होगा फिर आवाम को ये भी बताऊंगा कि आपने जो दरख्वास्त देनी है ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ानी, डायरी के ऊपर नोट करवानी है जी, और फोटो स्टेट के ऊपर उसका डायरी नंबर और तारीख लिखवानी है। जो टाइम लिमिट होगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 महीने का टाइम लिमिट देता हूँ तो आवाम को बताया जाएगा कि आप मुझे आके एप्लीकेशन दें, मैं इंक्वायरियाँ करवाऊँगा, क्यों नहीं इस बंदे का काम 1 महीने के अंदर हुआ, या जो भी टाइम लिमिट है उसके अंदर क्यों नहीं हुआ। इस तरह कंट्रोल हो सकता है। अब ये डेवलपमेंट होती है, मैं देख रहा हूँ 35% तो लोग रिश्वत खा जाते हैं। अगर 1 करोड़ का मंसूबा है, उसमें से 35 लाख रुपया लोग खा जाएं और सिर्फ 65 लाख लगे तो फिर वो क्या मंसूबा होगा। एक पुल तामीर होता है, एक सड़क तामीर होती है, कुछ भी है, जिसने 20-30 साल चलना है वो 5 साल बाद ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कौम का तो नुकसान कितने गुना हो रहा है। हर 5 साल बाद आप नई सड़क बना रहे हैं, हर 5 साल बाद आप नई सड़क बना रहे हैं, कितना पैसा लग रहा है। हम उसका कम से कम अपनी तहसील के अंदर हम एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम हर चीज़ की वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या अगर 1 करोड़ लगना था वो लगा, अगर नहीं लगा तो पैसा कहाँ गया। पेमेंट्स रोकेंगे, बनवाएंगे उस मेयार के ऊपर, ये नहीं कि एंड में जाके करेंगे, लगातार साथ साथ उसकी चेकिंग होगी। फिर हम ये ओवरसीयर्स और ये सब इंजीनियर्स पर नहीं छोड़ेंगे,
हमारी अपनी एक टीम होगी जो जाके उसकी इन्वेस्टिगेट करेगी कि सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये जितना पैसा हमारा 35% तो पैसा ये खा जाते हैं लोग, ये करप्शन है सारी जी। इसके अलावा और बेशुमार चीज़ें, मैंने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं मैंने कैसे तहसील को चलाना है। यकीन करें मैं सिर्फ एक नमूना देना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरी जिस एज पर मैं हूँ, मुझे पता है कि मैं इस मुआशरे को तब्दील नहीं कर सकता। मैं एक नमूना पेश ज़रूर कर सकता हूँ और इंशाअल्लाह ताला करूँगा, और ऐसा नमूना पेश करूँगा कि दुनिया देखेगी, मिसाल बनेगी कि पीर महल तहसील अगर रियासत मदीना की तरह चल सकती है जी। तो बाकी तहसीलें क्यों नहीं चल सकती उसी पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, मेरा ये मिशन है। दुआ करें, अगर अल्लाह ताला ने मुझे तहसील चेयरमैन बना दिया तो इंशाअल्लाह ताला यही वीडियो मेरे सामने रख देना, मैं आपको करके दिखाऊंगा। लोगों की आमतौर पर परसेप्शन यही है कि इक़्तिदार में आने से पहले सियासी जमातें अपना मंशूर तो पेश करती हैं, लेकिन इक़्तिदार में आकर वो नज़रिया ज़रूरत का शिकार हो जाती हैं। तो इस चीज़ से निपटने के लिए आप क्या करेंगे? मैंने आपको बता दिया, नज़रिया ज़रूरत वाली तो बात ही कोई नहीं होगी। देखें, तहसील चेयरमैन उसका एक अपना दायरा अख्तियार है। तहसील चेयरमैन चीफ मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है जी। ठीक है, इधर कोई नज़रिया ज़रूरत वाली बात ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि आवाम रुल रही है। मैं पिछले साल चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, बुज़दार साहब टोबा टेक सिंह आए थे, तो उस मीटिंग में मैं भी बैठा था और मैंने देखा कि लोग बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, आपने जी ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया। जब मेरी बारी आई तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से सिर्फ 2 बातें की। मैंने कहा जनाब बुज़दार साहब, इमरान खान ने और हमने, और मैंने इसको रिपीट किया, मैंने कहा इमरान खान ने और हमने वादे किए थे कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे। जो करप्शन नून लीग के ज़माने में थी आज 4 गुना उससे ज़्यादा है। क्या किया आपने? वो लोग इर्द गिर्द मेरे मुंह की तरफ देखने लगे, यार ये क्या बात कर रहा है, भाई बात करनी पड़ती है। हमने वादे किए थे, आज वही लोग हमें कहते हैं जनाब करप्शन तो 4 गुना बढ़ गई, आपने क्या किया? हम उनको क्या मुंह दिखाएं? इसके ऊपर वर्क होना चाहिए था, नहीं हुआ। जब किसी को पता चलता है ना कि सख्ती आने वाली है तो अपना रेट बढ़ा देते हैं। सही। चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो वापडा का एसडीओ हो, चाहे कोई भी बंदा हो, कोई भी किसी महकमे का भी हो, वो अपने रेट बढ़ा देते और ये हुआ पड़ा। मैंने आपको सिर्फ 2 मिसालें दे चुका हूँ आपको पहले, ये काफ़ी हैं। अब मैं सारी तो तकरीर नहीं आपको कर सकता कि क्या क्या मैं करूँगा, तो इसमें नज़रिया ज़रूरत वाली तो बात ही कोई नहीं है भाई। जी। आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में बता रहे हैं कि वो डिलीवर नहीं कर पाई, तो आप इसका कसूरवार इमरान खान को समझते हैं या उसकी टीम को समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है, वो करना चाहता है काम, वो काम करना चाहता है, एक ऑनेस्ट आदमी है, दिलेर आदमी है, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा। एक तो उसको मेजॉरिटी बहुत कम मिली हुई है जिसकी वजह से वो मजबूर है, उसको दूसरी पार्टियां अपनी इक़्तिदार को रखने के लिए दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब दूसरी पार्टियां किस तरह ब्लैकमेलिंग करती हैं मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को सबको ये पता है। जी। अगर इसके पास इमरान खान के पास एक अच्छी मेजॉरिटी होती तो बड़ा कुछ कर सकता था। कुछ मैं ये कहूँगा कि जो ख़ास करके जो इलेक्टेबल्स ये लेकर आए जी, और इलेक्टेबल्स की हिस्ट्री बड़ी सिंपल है, हर बंदे को पता है इलेक्टेबल्स कौन हैं जिनका कोई नज़रिया ही नहीं है। उनके पास पैसा है और वो जिस तरह कौम को खाते आए हैं वो सारी आवाम को पता है जी। जिसको देखते हैं इक़्तिदार आने वाला है उड़ारी मार के उधर चले जाते हैं, जहाँ देखते हैं फसल पकी हुई है वहाँ उड़ारी मार के चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये, हालांकि इमरान खान के लिए तो ज़रूरी ये था कि इक़्तिदार मिले फिर ही कुछ कर सकता था। अनफॉर्चुनेटली जजमेंट गलत होगी, मैं उसका कसूर नहीं कहता, मैं इमरान खान का फ़ैन हूँ, मैं आज भी फ़ैन हूँ और कल भी जब तक वो अपने मंशूर पे कायम रहेगा मैं उसका फ़ैन हूँ, मैं उसके लिए काम करूँगा। लेकिन ये इलेक्टेबल्स जो इकट्ठे हुए हैं ना, इन्होंने बेड़ा गर्क किया हमारी पार्टी का। हमारा जितना वर्कर था, आप देख लें कहीं चलें, जितना पुराना वर्कर था जिसने उस पौधे को तनावर बनाने के लिए पानी देता रहा इतने साल, उनको धक्का दे के पीछे कर दिया, वो इलेक्टेबल्स आ गए हैं। और इधर क्या हो रहा है हमारे पीर महल में देख लें, मैं देख रहा हूँ
हर महकमे में एक बंदा मुकर्रर किया हुआ है, इस बंदे के ज़रिए काम होगा। वापडा है तो उधर एक बंदा मुकर्रर किया हुआ है, रेवेन्यू वाले हैं तो उधर एक बंदा मुकर्रर किया हुआ है, सुई गैस वाले हैं तो वहाँ एक बंदा, कोई महकमा नहीं छोड़ा जी। अब वो बंदे कौन है यार, वो क्या हैं, उनको क्यों अख्तियार दिया गया? वो रिश्वतें लेनी शुरू कर देते हैं, टाउट माफिया का, वो टाउट का काम शुरू हो जाता है। वो भाई पब्लिक है, पब्लिक को अख्तियार होना चाहिए, वो जाए जाकर डायरेक्टली अपना काम करवाए, किसी के थ्रू क्यों जाए? क्या हमने MNA को इसलिए वोट दिए थे कि वो ये बॉटलनेक्स क्रिएट कर दे पब्लिक के लिए, परेशानियां क्रिएट करे पब्लिक के लिए, कि पब्लिक जा रही है और वो एक आदमी अगर करवाता है काम तो ठीक है, नहीं करवाता तो जाओ भाई? ये क्या तरीका है? ये गलत है। इसने करप्शन को इंक्रीज किया है। और मैं कहूँगा जहाँ भी कहीं, मैं कोई पीर मल तहसील की बात नहीं करता, जिधर किधर भी पूरे पाकिस्तान में अगर किसी MNA या किसी MPA ने अगर अपने कोई बंदे किसी महकमे में बैठाए में उनको विड्रॉ किया जाए और वो नहीं करते विड्रॉ, तो ये हुकूमत का काम है उनको विड्रॉ करें। पूरा नोटिफिकेशन निकलना चाहिए, ऐसे बंदों को दफ्तरों से बाहर निकाला जाए, पब्लिक डायरेक्टली आए, आके अपनी दरख्वास्त नहीं दे, अपना काम करवाए। अगर आप समझते हैं कि 3 साल ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी इन्हीं माफियाज़ की वजह से, तो क्या अगले 2 साल में अवाम ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि ये कोई कारकर्दगी दिखाएंगे? अगर ये नहीं कर पाते तो क्या फिर इमरान खान को इस्तीफ़ा नहीं दे देना चाहिए? ये आपका सवाल जो है ना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का सवाल है। डिलीवर नहीं कर पाए, इसमें बेशुमार चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जो लोग इस मुल्क को लूट कर खोखला करके पैसा बाहर ले गए, बात तो सारी उन पर जाती है। आज महंगाई क्यों है? अगर वो पैसा मुल्क में रहता तो ये महंगाई ना होती, हर चीज़ सब्सिडाइज हो जाती। आपका पेट्रोल कहाँ से कहाँ जा रहा है, बिजली कहाँ से कहाँ जा रही है। वो जो बेनज़ीर ने बनाए थे अपने पावर हाउसेज, IPPs जो थे, अरबों खरबों रुपया वो खा गए, इतनी महंगी बिजली। कसूर तो उनका है, जो हमारे अवाम को समझ नहीं आ रहा। और मैं समझता हूँ कि उनका कसूर भी नहीं है, इसलिए कि ज़्यादातर अवाम को इस चीज़ की ये समझ है ही नहीं कि ये गोरख धंधा जो है ना, ये है क्या जी। तो पहली बात तो ये कि जो हमारे मुल्क से पैसा बाहर गया वो वापस आता है या नहीं आता, लेकिन उसकी वजह से ये महंगाई हुई है। ये PTI का कसूर नहीं है। इमरान खान कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये इसको कंट्रोल किया जाए, अल्लाह करेगा हो जाएगा। अभी इमरान खान ने बहुत सारे मंसूबे ऐसे शुरू किए हैं जिनका कुछ अरसे बाद असरात नज़र आएंगे। जब वो असरात नज़र आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा काम। और मेरा अपना ये ख्याल है, इस वक्त आज पार्टी है तो PTI है, बाकी कोई इस वक्त हमारे मुल्क में पार्टी, बाकी सब 2 नंबर काम चल रहा है। ये जितने इकट्ठे हुए हैं ना जी, वो सिर्फ अपने कोई अब्बे को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कोई अपने पैसे को बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई अपनी जायदाद को बचाने की कोशिश, इसलिए सारे इकट्ठे हुए हैं। कोई इसलिए है कि मुझे वो जो इतना पैसा फ्री आता था वो आना बंद हो गया, वो सारे इसलिए इकट्ठे हुए हैं। वो मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है। मुल्क का अगर खैर ख्वाह है तो इमरान खान है, या इमरान खान के साथ भी कुछ लोग हैं जो मुल्क के खैर ख्वाह हैं और वो अब दिलो जान से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी 2 साल हमारे पड़े, हो सकता है थिंग्स विल टर्न अराउंड। जो अभी मंसूबे बनाए हैं इमरान खान ने, उनके आहिस्ता आहिस्ता असरात आने शुरू हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे मामला इंशाअल्लाह। कुछ सियासी जमातें कौमी इदारों पर कीचड़ उछाल रही हैं, उनके किरदार कुशी कर रही हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहना पसंद करें? मैं कहूँगा सबसे बड़े गद्दार हैं। गद्दारों को जब नज़र आता है ना कि हमारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो फिर वो कौमी इदारों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, और ख़ास करके जो फ़ौज के ऊपर उछालते हैं। इनको ये समझ नहीं आती है कि आपको आज़ाद मुल्क मिला, हमारे बुजुर्गों ने आज़ाद मुल्क बनाया, और उस आज़ादी को ख़त्म करने के लिए इंडिया शुरू से तुला हुआ है, बरतानिया शुरू से तुला हुआ है, अमेरिका उनका साथी है, इजराइल उनका साथी है। वो तो इस मुल्क को ख़त्म करना चाहते हैं। अब आप देख लें इंडिया में मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। इन्हीं लोगों को मैं कहता हूँ, देखो, अपनी आंखें खोल के देखो, ख्वाबों की दुनिया में मत बैठो।
यही मुल्क अगर इंडिया ही रह जाता तो आज हमारा वही हशर होना था जो वहाँ पर मुसलमानों का हो रहा है, और उससे बढ़कर जो कश्मीर में हो रहा है। लेकिन ये सब गद्दार लोग हैं। ये फौज, हमारे नौजवान बेटे रोज कोई ना कोई शहीद हो रहा होता है इनके लिए, हमारे लिए, अपनी जानें दे रहे हैं हमारे कल के लिए, और ये उनके ऊपर तनकीद करते हैं। मेरा बस चले उनको लाइन में खड़े होकर गोली मारूं, फौज के खिलाफ कोई बात करे, मैं कहता हूँ कानून होना चाहिए कि फौज के खिलाफ किसी बंदे को बात नहीं करनी चाहिए। भेजे अपने बेटे, जाए बिलावल जाके तो फौज में जाए, हो भर्ती, जाए ना आगे फ्रंट पे, जाता कभी। वो दूसरी जो है वो मरियम, भेजे अपने बेटे को। ये लोग सारे सिर्फ अपने जाती मफादात के तहत ये इकट्ठे हुए हैं, वरना इनके पास कुछ नहीं, खोखले हैं, 2 नंबर हैं, गद्दार हैं, कौम के गद्दार हैं। जी सर, सवेरा न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने नाजरीन को? मैं सिर्फ सवेरा नेटवर्क के बारे में नहीं, बल्कि तमाम न्यूज़ नेटवर्क्स और तमाम सहाफ़ी हजरात को ये कहना चाहता हूँ, कौम के लिए काम करें, सही रिपोर्टिंग करें। मैं देखता हूँ बेशुमार रिपोर्ट्स गलत होती हैं और बिला वजह उछाली जाती हैं, जिनके पीछे कुछ भी नहीं होता। तो मेरा पैगाम सवेरा नेटवर्क वालों के लिए भी है और तमाम दूसरे नेटवर्क के लिए, सबसे पहले कौम के साथ आप खड़े हों, आपके दिल में कौम के लिए हमदर्दी होनी चाहिए, कौम के लिए काम करें, इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम उठेगी। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ आज के मेहमान प्रोग्राम में मेजर रिटायर्ड अहमद नवाज़ साहब, जो कि ज़िला टोबा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हैं। वो अपनी सियासी स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा वो अपनी पार्टी को भी ये पैगाम दे रहे थे कि अगर पार्टी ने आगे कामयाब होना है नेक्स्ट इलेक्शन में, तो उसको चाहिए कि वो डिलीवर करे, और इसके अलावा अपने जो मुखलस वर्कर हैं उनका साथ दे, ताकि पार्टी जो है वो अगले इलेक्शन में कामयाब होकर बेहतर अंदाज से मुल्क व कौम की खिदमत कर सके। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने सवेरा न्यूज़ नेटवर्क को टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।